राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका रेलवे स्पेशल साइंस क्लास में। आज अपन लोग बात करेंगे बल और न्यूटन के गति संबंधित नियम वाले टॉपिक में क्वेश्चंस की। इस टॉपिक को हमने पिछली क्लासेस में खत्म करा दिया पूरा। आज क्वेश्चंस की बारी है। जिन लोगों ने हमारी पिछली क्लास अटेंड नहीं कर पाई है, कोई चिंता की बात नहीं है। आप सीधे क्वेश्चन से भी अटेंड करेंगे, क्वेश्चन से भी समझेंगे, तब भी आपका एक एक कॉन्सेप्ट का पूरा रिवीजन हो जाएगा और आपको एक एक बात समझ में आ जाएगी। बाद में जाके आप हमारी उन क्लासेस को भी पढ़ लेंगे, देख लेंगे, तो बिल्कुल चैप्टर आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या कि बल तथा गति के नियम। तो बल तथा गति के नियम पे बात करेंगे हम लोग। शानदार प्रश्न है, प्रीवियस ईयर प्रश्न है, जो कि एसएससी ने पूछे हैं और रेलवे की परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे एनटीपीसी है और आरपीएफ एसआई आ रहा है, एएलपी आ रहा है। इन परीक्षाओं के लिए मोस्ट रिलीवेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो अभिकलन, अभिकथन ए और कारण आर का निम्नलिखित दो कथनों के संदर्भ में सत्य है। यानी कि ऐसा कथन बताओ जिसमें जो कथन और कारक दोनों के लिए सत्य है, वो बात बताओ, वो कौन सा ऑप्शन है। तो पहले हम कथन देखते हैं। कथन क्या है? कथन कह रहा है कि एक चिकनी सतह की तुलना में एक वस्तु खुरदरी सतह पर कम फिसलती है। चिकनी सतह पर वस्तु कम फिसलती है और खुरदरी पर वस्तु ज्यादा फिसलती है। क्या ऐसी बात है? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, ऐसी बात है। खुरदरी जहां होती है, गड्ढा गुड्डी होती है, वहां चीज को चलाओगे, लुढ़काओगे चीजों को, तो वो कम तेजी से चलेंगी, वो फिसलन उनकी कम होगी। और जहां एकदम स्मूथ होगी, बहुत चिकनी चीज होगी, वहां तुम गोल गेंद को डाल दो तो वो हाल फिसल जाएगी। कोई चीज रख दो तो फिसल जाएगी, थोड़ा भी फोर्स लगाओगे तो वो फिसल जाएगी। तो बिल्कुल इनकी बात सही है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि खुरदरी जो सतह होती है उस पे घर्षण बल का मान ज्यादा होता है। जो फिसलने का, जो गति का विरोध करने वाला बल है, वो खुरदरी सतह में ज्यादा होता है और चिकनी सतह में कम होता है। इसलिए खुरदरी सतह में फिसलन नहीं होती, गति नहीं होती, और चिकनी सतह में फिसलन होती है। तो पहला कथन ये बिल्कुल सत्य है। आगे कारण क्या कह रहा? जब खुरदरी सतह होती है तो घर्षण बल बढ़ता है। यही तो हम बता रहे कि खुरदरी सतह में घर्षण बल ज्यादा होता है। तो कथन भी सही है और कारण भी सही है, दोनों चीजें सही है। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन जाना चाहिए कि कथन भी सही, कारण भी सही है। और ये जो कारण है, ये कथन की सही व्याख्या कर रहा है। सही, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा? ए एंड आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर कथन एक ही सही व्याख्या नहीं करता, ये वाला गलत है। ये कह रहा है ए सत्य है, आर असत्य है, ये भी गलत है, दोनों सत्य है। ये कह रहा है दोनों असत्य हैं, ए असत्य है। ये कह रहा है अभिकलन कथन ए और आर दोनों सत्य हैं और कारण आर एक ही सही व्याख्या करता है। तो डी वाला ऑप्शन सही है। कथन भी सही है, कारण भी सही है। कथन क्या है कि चिकनी सतह की तुलना में खुरदरी सतह पर वस्तु कम फिसलती, ये बात बिल्कुल सही है। कारण क्या है कि चिकनी सतह पर, खुरदरी सतह पर घर्षण बल का मान ज्यादा होता, बढ़ जाता है खुरदरी सतह। तो कारण भी सही है, कथन भी सही है, तो दोनों बातें सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है केंद्र की ओर लगने वाले बल का दूसरा नाम क्या है? हमने आपको बताया था कि जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर, इस वृत्तीय पथ पर गति करती है तो उसके केंद्र की ओर एक बल की जरूरत पड़ती है या बल लगाना पड़ता है। जब यहां होगी तो ऐसे, जब ये वस्तु यहां होगी तो ऐसे। ये बल की दिशा बदलती रहती, लेकिन रहती हमेशा किधर है? केंद्र की ओर ही है। दिशा
इधर हो गई, इधर हो गई, इधर बदल रही है, लेकिन रहती हमेशा केंद्र की ओर है। तो जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो उस पर एक बल आवश्यक होता है। उसको वृत्तीय पथ पर घूमने के लिए उस बल की दिशा केंद्र की ओर होती है। ये बल कौन सा है? तो आप जानते हैं ये बल आपका अभिकेंद्र बल है। कौन सा बल है? अभिकेंद्र बल है। अभिकेंद्र बल है। अपकेंद्र बल बाहर की ओर लगता है, अभिकेंद्र बल केंद्र की ओर लगता है। तो ये आपका सेंट्रीपीटल फोर्स आपका उत्तर हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? डी नंबर आंसर सही होगा। आगे बात करें, कल इस पे बात हुई थी इस टॉपिक पे। किस प्रकार के घर्षण को स्वयं किस प्रकार के घर्षण को स्वयं समायोजन बल माना जाता है? कैसा घर्षण हो जिसको स्वयं समायोजन बल माना जाता है? तो गतिज घर्षण बल को स्वयं समायोजन माना जाता है। अभिकेंद्र बल का नाम स्वयं समायोजन है। लोटनी घर्षण बल या स्थैतिज घर्षण बल। तो आपको बता दें, जब कोई वस्तु स्थिति में होती है, स्थिर होती है, उस दौरान उस पर हम प्रयास करते हैं उसको गति कराने का, तो वो गति नहीं करती, स्थिर रहती है। तो उस घर्षण बल को हम स्वयं समायोजन बल कहते हैं। वो अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए एक बल लगाए रहती है जो स्वयं समायोजन बल माना जाता है। तो उस बल का नाम है स्थैतिज घर्षण बल। कौन बल है? स्थैतिज घर्षण बल है, जो किसी वस्तु की स्थिति को स्थिर रखे रखना चाहता है, जैसी वो है वैसी रखना चाहता है। स्थिर है तो स्थिर रखना चाहता है, तो इसका नाम होता है स्वयं समायोजन बल। विच टाइप ऑफ फ्रैक्शन दिया है? विच टाइप ऑफ फ्रैक्शन? अब केंद्र अभिकेंद्र घर्षण बल तो है ही नहीं। ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स कौन है? स्थैतिज घर्षण बल है। स्थैतिज घर्षण बल। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, हाँ सही है। आगे देखो, इसका आंसर करो। इसका आंसर क्या है? निम्नलिखित में कौन सा घर्षण का सही क्रम है? कौन सा घर्षण का सही क्रम है, यानी कि कौन कम लगता है कौन ज्यादा, ये बताना है आपको। आंसर कमेंट करो। आगे क्या कह रहा? निम्नलिखित में, निम्नलिखित निम्नलिखित में कौन सा घर्षण का सही क्रम है? यानी कि ये स्थैतिज घर्षण है, ये सबसे बड़ा होता है। घूर्णन घर्षण का मान इससे कम होता है। स्पर्शी घर्षण सबसे कम होता है। पहला ऑप्शन। तो हमने तुम्हें बताया था, याद होगा शायद, शायद याद होगा, हमने आपको क्या बताया था कि स्थैतिज घर्षण सबसे ज्यादा, कौन सा? स्थैतिज घर्षण ज्यादा होता है। इसी के अंतर्गत सीमांत घर्षण आता है। ठीक है, स्टैटिक फ्रैक्शन के अंतर्गत लिमिटिंग फ्रैक्शन भी आता है। इसका मान सबसे बड़ा होता है, इससे छोटा गतिक घर्षण होता है। गतिक गतिक घर्षण होता है। गतिक घर्षण। और गतिक घर्षण में कौन आते हैं? कौन कौन आते हैं? पहली चीज तो यहीं पे इतनी समझो कि स्थैतिज घर्षण बड़ा होता है, गतिक घर्षण कम। अब गतिक घर्षण में कौन आते हैं? तो ये टाइप थे तुम्हारा। एक तो तुम्हारा था लोटनी घर्षण, लोटनी घर्षण, और एक तुम्हारा था सर्पी घर्षण था। गतिक घर्षण के दो प्रकार थे। तो इसमें सर्पी घर्षण ज्यादा होता है और लोटनी घर्षण कम होता है, क्योंकि सिलेंडर को तुम खिसका के ऐसे ले जाओ, गैस के सिलेंडर को ऐसे लिटा दो फिर खिसकाओ तो ज्यादा ताकत लगती है, जबकि लुढ़काओ ऐसे
तो थोड़े ही ताकत से लुढ़कता चला जाता। तो लोटनी घर्षण कम होता है, सबसे छोटा। ये सर्पी घर्षण उससे बड़ा होता है, और स्थैतिज घर्षण तो इन दोनों से बड़ा होता है। तो सबसे छोटा कौन? तो सबसे छोटा तुम्हारा सर्पी घर्षण। फिर सर्पी वाले कौन कौन से हैं? तो सर्पी वाले ये तुम्हारे देखो, सर्पी घर्षण सबसे नहीं, लोटनी घर्षण सबसे कम, सबसे कम होता है लोटनी घर्षण, जिसको घूर्णन घर्षण भी कहते हैं। इसी का नाम है घूर्णन घर्षण। घूर्णन घर्षण इसी को कहते हैं, लोटनी घर्षण को घूर्णन घर्षण भी कहते हैं। तो घूर्णन घर्षण सबसे कम। फिर इसके बाद सर्पी घर्षण, यहाँ स्थैतिक दे दिया तो ये भी नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन है घूर्णन घर्षण सबसे कम, इसके बाद सर्पी, उसके बाद स्थैतिज। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा। हमने बताया स्थैतिज घर्षण सबसे बड़ा। उस स्थैतिज घर्षण में भी यदि आ जाता लिमिटेड फ्रैक्शन यानी कि सीमांत घर्षण, तो वो स्थैतिज घर्षण से भी आगे रख देते। होता तो स्थैतिज घर्षण का ही पार्ट है, लेकिन स्थैतिज घर्षण के अधिकतम मान को हम क्या करते हैं? तो हम लिमिटिंग फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यदि हम पूरे की बात करें, टोटल की, तो सबसे पहले लोटनी, ये सबसे कम होता है। और लोटनी से बड़ा कौन है? लोटनी से बड़ा सर्पी है। सर्पी, सर्पी से बड़ा कौन है? सर्पी से बड़ा सीमांत है। सीमांत, ठीक है। ये किसका पार्ट है? ये दोनों गतिक घर्षण के पार्ट हैं, दोनों गतिक घर्षण के भाग हैं। गतिक घर्षण, इनमें गति होती है, गति के कारण घर्षण लग रहा। ठीक है, और ये किसका पार्ट है? ये स्थैतिज घर्षण का पार्ट है। स्थैतिज घर्षण का, स्थैतिज घर्षण का पार्ट है। समझ में आया? तो स्थैतिज घर्षण यहाँ लिख दिया गया, तो स्थैतिज घर्षण, और ये लोटनी को घूर्णन भी कहते हैं, तो घूर्णन, सर्पी और स्थैतिज। तो सी वाला ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा एक असंपर्क बल है? निम्नलिखित में से कौन सा एक असंपर्क, नॉन कनेक्टिंग फोर्स है? ठीक है, बल नहीं है, नहीं वाला, नहीं वाला। तो हमने बताया था संपर्क बल वो होते हैं जो एक वस्तु दूसरे वस्तु पर बल लगाए, तो वे दोनों वस्तुएं यदि टच में हो तो वो संपर्क बल बोले जाते हैं। और जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर बल लगाए और वे दोनों वस्तुएं दूर दूर हो, टच में ना हो, उनकी सरफेस कनेक्ट ना हो, तो वो कैसे? असंपर्क बल बोले जाते हैं। तो कौन सा असंपर्क बल नहीं है? तो गुरुत्वाकर्षण बल बिल्कुल असंपर्क बल है। क्यों है? क्योंकि सूर्य और पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, सन और अर्थ के बीच। तो सन के चारों ओर अर्थ घूमती है, तो अर्थ घूमती है चारों ओर, तो ये क्या कनेक्ट थोड़ी नहीं, सरफेस जुड़ी थोड़ी नहीं है। तो ये असंपर्क बल है। हमें ढूंढना है कौन सा नहीं है, तो ये तो असंपर्क बल है। स्थिर विद्युत बल, ये दो इलेक्ट्रॉनों के बीच या दो प्रोटॉनों के बीच या एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के बीच लगता है। सही, धन आवेश या ऋण आवेश, दो भिन्न भिन्न आवेशों के बीच लगता है। जब वे आवेश r दूरी पर रखे होते, तो जब दूरी पे ये दोनों आवेश रखे होंगे तो इनके बीच भी कोई बल, सरफेस टच में नहीं होती है, तो ये भी असंपर्क बल है। चुंबकीय बल, ये भी जैसे यहाँ पे कोई तार है, तो इसमें या ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है चुंबक का, और ये आपका चुंबक का साउथ है। तो ये दोनों दूर दूर होते हैं, या चुंबक दूर से भी, तुमने देखा होगा लोहे की चीजों को दूर से भी चुंबक खींच लेती है, तो ये क्या है? चुंबकीय बल है। तो ये भी हो गया असंपर्क बल। तो कौन सा असंपर्क बल नहीं है? घर्षण बल नहीं है। तो घर्षण बल नहीं है, तो यही आपका उत्तर है। क्यों घर्षण बल नहीं है? क्योंकि घर्षण बल में दो चीजें संपर्क में होती, दो सतह संपर्क में होती हैं, तब उनके बीच जो सापेक्ष गति होती है उसको घर्षण बल कहते हैं।
दो सतह जब संपर्क में होती हैं, टच में होती हैं, तो उनके बीच जो गति होती है तब घर्षण बल लगता है, उनकी गति का विरोध करता है। संपर्क सतहों की सापेक्ष गति का विरोध करता है, इसलिए इसमें सतह संपर्क में होती है। तो आपका उत्तर यही वाला सही हो जाएगा। असंपर्क बल कौन नहीं है? तो घर्षण बल असंपर्क बल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गति के तीसरे नियम का प्रयोग नहीं है? यहां नोटिस करना, प्रयोग नहीं है जिसमें तीसरा नियम नहीं लगता। न्यूटन का गति का तीसरा नियम क्या था? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, कि किसी वस्तु पर यदि क्रिया बल तुम लगाओगे तो वो वस्तु तुम पे उतना ही बराबर दिशा में कौन सा बल लगाएगी? प्रतिक्रिया बल लगाएगी। यदि तुमने किसी वस्तु पर क्रिया बल लगाया तो वो वस्तु उतना ही बल बराबर और विपरीत दिशा में तुम पे लगाएगा, प्रतिक्रिया बल। इसको क्रिया प्रतिक्रिया कहते हैं। उदाहरण भी बताए थे, बंदूक से गोली छोड़ने पर तो गोली में जो बल, छर्रे पे जो बल लगता है, जो गोली जाती है उसमें जो बल लगता है वो क्रिया बल, और बंदूक पे जो लगता है वो प्रतिक्रिया बल। ये न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण था। हमने कहा जब तुम नाव से किनारे पे कूदते हो, नदी में नाव ले जाते हो और किनारे पे खड़े होके जब नाव से कूदते हो, फर्श पे आते हो, जमीन पे आते हो, पानी से बाहर, तो तुम शरीर पे क्रिया बल लगाते हो, प्रतिक्रिया बल नाव पे लगता है, इस वजह से नाव पीछे की ओर जाती। क्रिया बल तुम शरीर पे लगाते हो आगे की ओर, और नाव पे प्रतिक्रिया बल लगता है पीछे की ओर। तो ये भी न्यूटन का तृतीय नियम है, तृतीय नियम है। अच्छा, तैरना, तैरना बताया था कि जब तुम तैरते हो तो पानी पे तुम बल कौन सा लगाते हो? क्रिया बल आप लगाएंगे, पानी पे पीछे की ओर लगाएंगे ऐसे बल, और वो शरीर पे प्रतिक्रिया बल लगेगा और शरीर आगे की ओर बढ़ेगा। तो ये सब तुम्हारे कौन से हो गए? ये उदाहरण हो गए। फुटबॉल को किक मारते समय विपक्षी टीम के खिलाड़ियों से टकराकर चोटिल होना। तो ये तीसरा नियम है, क्रिया बल तुमने लगाया और प्रतिक्रिया बल तुम पे लगा। ठीक। नाविक के आगे की ओर कूदने की स्थिति में नाव पीछे की ओर गति करती, ये भी है तीसरे नियम का उदाहरण। गोली पर लगाने वाला बल त्वरित बल बंदूक का प्रक्षेपण करता है, ये भी तृतीय नियम है। गोली पर बल लगाते हो तो बंदूक भी उसी त्वरित बल से, गोली पर लगने वाला त्वरित बल बंदूक पर पीछे की ओर धक्का देता है, ये भी है तृतीय नियम। कौन नहीं है? क्रिकेट के खेल में कैच लपकने के लिए फील्डर जो है, क्षेत्र रक्षक, गेंद के साथ अपने हाथों को नीचे धीरे धीरे पीछे खींचता, ऐसे कैच लेता है, ऐसे। तो हमने बताया था ये घटना न्यूटन के द्वितीय नियम पर आधारित है। तो यहाँ पे संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होती, इस बात का कॉन्सेप्ट है, समझाया भी था क्लास में। तो यही वाला आंसर आपका हो जाएगा, ये एक भी उत्तर नहीं होंगे, क्योंकि हमें वो ढूंढना कौन सा उपयोग नहीं है। तो ये सब उत्तर नहीं हो सकते, क्योंकि ये सब उपयोग हैं। कौन सा नहीं है? ए वाला नहीं है, तो ए वाला आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन, जड़त्व के बारे में कौन सा कथन पहचान कीजिए, सही कथन पहचान कीजिए। द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा। बिल्कुल सही है, द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना अधिक होगा, क्योंकि कोई वस्तु, जड़त्व क्या है बताया था हमने, किसी वस्तु में उसकी अवस्था परिवर्तन का विरोध करने का गुण जड़त्व कहलाता है। कोई वस्तु है, अवस्था परिवर्तन का विरोध करने, अब खड़ी हुई बस है, अब बस रुकी हुई है, तुम अकेले पीछे से बल लगाओ कि बस चलने लगे, बस नहीं चलेगी। वो अपनी स्थिति का विरोध करेगी, वो कहेगी हम रुके हैं, रुके ही रहेंगे। और वहीं छोटी सी तुम गेंद लो, उसमें धक्का लगाओ तो वो चलने लगेगी। तो उसका मास कम है गेंद का, इसलिए उसमें जड़त्व का गुण कम है, जबकि बस का मास ज्यादा है, इसलिए उसमें जड़त्व का गुण ज्यादा है। इसका मतलब क्या स्पष्ट होता है?
द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व भी उतना अधिक होगा। तो पहले ही ऑप्शन आपका सही है। सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आवेग को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? आवेश को किस प्रकार, आवेग, आवेश नहीं, आवेग, आवेग को, तो आवेग इंपल्स होता है। इंपल्स आई बराबर क्या कहा था, एफ इंटू डेल्टा टी। परिभाषा भी हमने बताई थी कि कोई बल जो अल्प समय के लिए लगता है, कोई बल जो अल्प समय के लिए कार्यरत हो, तो वो बल और समय का गुणनफल क्या कहलाता है, आवेग कहलाता है। तो किसी पिंड पर बहुत लंबे समय तक कार्य करने वाला बल नहीं, अल्प समय, डेल्टा टी टाइम है। पिंड द्वारा थोड़े समय के लिए किया गया कार्य नहीं, कार्य से कोई मतलब नहीं, बल की बात है। किसी पिंड पर थोड़े समय के लिए कार्य करने वाला बल, थोड़े समय के लिए कार्य करने वाला बल, ये पिंड पर थोड़े समय के लिए कार्य करने वाला तापमान, ये भी नहीं, तापमान भी नहीं, थोड़े समय के लिए कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है, उसका नाम आवेग है, आवेग कहते हैं। क्लियर है? थोड़े समय के लिए कार्य करने वाले बल को क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? नंबर 1, रोलिंग घर्षण, रोलिंग वही लोटनी घर्षण, लोटनी घर्षण समझ लो, घूमने वाला, लुढ़कने वाला, लोटनी घर्षण सर्पी घर्षण से अधिक होता है। तो बिल्कुल सही है, लोटनी घर्षण का मान सर्पी घर्षण से अधिक होता है। तो आप बोलोगे ये बात सर बिल्कुल सही कहाँ है, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपने बताया था कि लोटनी घर्षण कम होता है और सर्पी घर्षण अधिक होता है। गतिक घर्षण के दो भाग होते हैं, लोटनी घर्षण और सर्पी घर्षण। जिसमें खिसकाते हैं चीजों को वो सर्पी है, जिसमें लुढ़काते हैं चीजों को वो लोटनी है। सही, जैसे इसको हम ऐसे लुढ़काएंगे तो ये लोटनी घर्षण लग रहा है, इस पे ऐसे लुढ़काएंगे, और इसको ऐसे खिसकाएंगे तो सर्पी घर्षण, सर्पी घर्षण बड़ा होता, लोटनी घर्षण छोटा। यहाँ कह रहा है रोलिंग घर्षण सर्पी घर्षण से अधिक है, तो गलत है ये कह रहा है। आगे कह रहा है द्रव्यों द्वारा लगाए गए घर्षण को कर्षण कहा जाता है। द्रव्यों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण कहा जाता है, बिल्कुल ड्रग कहा जाता है, ड्रग। द फ्रिक्शनल फोर्स exerted by the fluids is called ड्रग कहा जाता है। तो बिल्कुल सेकंड वाला सही है। तो कौन सा सही है, सेकंड वाला कथन सही है। तो ओनली सेकंड कौन है, तो डी वाला ऑप्शन सही है, डी वाला ऑप्शन सही है, पहला वाला गलत है। अगला क्या कह रहा है, बल की सीमा 10⁻⁻16 मीटर के क्रम की है। कौन सा बल है जिसकी जो सीमा है वो 10⁻16 मीटर के क्रम की हो, इतनी कोट की हो? विद्युत बल, विद्युत चुंबकीय बल इस क्रम का है, गुरुत्वाकर्षण बल इस क्रम का है, प्रबल नाभिकीय बल इस क्रम का है, दुर्बल नाभिकीय बल इस क्रम का है। तो कौन सा बल इस क्रम का है? ये पावर वाला कौन सा बल है, 10⁻16 वाला। तुम्हें पता है कि विद्युत चुंबकीय बल बड़ा होता है, किससे, गुरुत्वाकर्षण बल से। प्रबल नाभिकीय बल भी बड़ा होता है, किससे, गुरुत्वाकर्षण बल से। सबसे दुर्बल कौन है, सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, सबसे छोटा जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। अच्छा, विद्युत चुंबकीय में कितना होता है, 10⁻⁹ हाँ ठीक। तो यही इसका आंसर कौन सा सही जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल है जो 10⁻⁻16 की कोटि का होता है, 10⁻⁻16 की कोटि का कौन सा बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है जो 10⁻⁻16 की कोटि का होता है।
वैसे गुरुत्वाकर्षण बल में 10 की घात -11 की कोटि होती है, 10 की घात -16 हो गया तो ये और छोटा हो गया, और गुरुत्वाकर्षण बल से छोटा कोई नहीं होता, ये हमें पता है। सही, तो सबसे छोटे की बात ही है, तो यही गुरुत्वाकर्षण बल ही आप लगाओगे। सही, तो गुरुत्वाकर्षण बल की सीमा 10 की घात -16 मीटर के क्रम की होती है या कोटि की होती है। तो यही बी वाला ऑप्शन आप लगाएंगे। क्लियर है, बी वाला ऑप्शन लगाएंगे। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है निम्नलिखित में किसका आयाम रैखिक संवेग के समान है। निम्नलिखित में किसका आयाम रैखिक संवेग के समान है। आयाम रैखिक संवेग के समान है, रैखिक संवेग की जो विमा है वही उसकी है। कौन सा ऐसा है जिसका सेम डायमेंशन है जो रैखिक संवेग की है। तो देखो, तुम्हें पता है कि रैखिक संवेग में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। रैखिक संवेग में जो परिवर्तन होता है वही आवेग है, यानी कि संवेग कह दो या संवेग में परिवर्तन कह दो वही आवेग है। काहे वो राशि और उसमें परिवर्तन दोनों की विमा एक ही होती। जैसे बल है, बल का मात्रक 10 न्यूटन, और दूसरा बल है मान लो 10 से हो जाए 5 न्यूटन, तो बल में परिवर्तन भी तो या 6 न्यूटन हो जाए तो परिवर्तन 4 न्यूटन का ही तो रहेगा। तो जो बल का मात्रक आया वही उसके परिवर्तन का मात्रक आया। तो ऐसे ही संवेग, रैखिक संवेग का जो मात्रक होगा वही रैखिक संवेग के परिवर्तन का होगा, और रैखिक संवेग का परिवर्तन कौन होता है, आवेग होता है। तो आवेग हो गया इसका, रैखिक संवेग का परिवर्तन ही आवेग कहलाता है। तो आवेग और रैखिक संवेग दोनों की विमा समान हो जाए। कार्य की विमा तुम जानते ही हो, कार्य की और हो कितनी जाएगी, तो संवेग की विमा क्या होती, mLt-1, ये होती संवेग की विमा। तो यही हो जाएगी। प्रतिबल की क्या होती, प्रतिबल होता बल बटे क्षेत्रफल, इसकी होती mL-1t-2। और कार्य की क्या होती है, कार्य की तुम जानते हो mL²t-2। और ऊर्जा की वही होती जो कार्य की होती है, तो mL²t-2। तो रेखी संवेग की कितनी हो गई, mL-t-1, वही रेखी आवेग की हो गई mL-t-1। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है एक स्थिर बल 10 किलोग्राम, सब में छोटी की मात्रा कट रही है, ठीक है, तो हम लगाते जा रहे हैं, फिर भी आप लोग इस चीज को नोटिस करना। एक स्थिर बल 10 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 2 सेकंड की अवधि के लिए कार्य करता है। एम का मान कितना है, 10 किलोग्राम का बल है, कितनी देर के लिए काम करता है, t बराबर 2 सेकंड के लिए। यह वस्तु के वेग को 5 मीटर पे सेकंड से बढ़ाकर 10 मीटर पे सेकंड कर देता। तो वेग में परिवर्तन कितना हो गया, डेल्टा भी, तो 5 से 10 कर दिया तो 5 मीटर पे सेकंड। लागू बल का परिमाण ज्ञात करो। ये अब यदि 5 सेकंड की अवधि के लिए लगाया जाए तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा। पहले तो बल देखो, बल कितना हो जाएगा, तो यहां से हम बल देखें तो बल F बराबर क्या होता है, ma, और m का मान कितना है 10, और a का मान कितना है, a क्या होता है dv/dt, तो dv कितना 5/2, dt का मान 2, काट दो 5, 5 25, तो बल कितना हो गया 25 न्यूटन का बल हो गया। आगे कह रहा है बल का मान कितना हो गया 25 न्यूटन, तो एक तो इनमें देखो ये तो 20 न्यूटन है तो हो नहीं सकता, ये आपका 20 न्यूटन है, हो नहीं सकता, ये 25 न्यूटन, ये 25 न्यूटन, इन दो में कोई उत्तर है। अब एक चीज और ढूंढनी है कि अब यदि 5 सेकंड की अवधि के लिए यही बल लगाया जाए तो फिर वेग कितना हो जाएगा। तो 5 सेकंड के लिए यही बल लगाए, तो अब देखो वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। यहां से त्वरण कितना निकला था 5/2, और वेग कितना हो चुका है, तो वेग हो चुका 10, और फिर परिवर्तन हो रहा 5 सेकंड में, तो
वेग कितना बढ़ गया है ये देखना हमें। तो वेग में परिवर्तन अब v2 माइनस 10 बटे कितनी देर में 5 सेकेंड। तो यहां पे करोगे तो कितना हो गया पचम 25 बराबर 2 v2 माइनस 20। तो कितना हो गया v2, तो ये कितने हो गए 45 v2, तो v2 से काट दो तो 22.5। तो वेग कितना हो जाएगा 22.5। तो अंतिम वेग पूछा गया है। अंतिम वेग नहीं, रुकना कुछ गलत हो रहा है, 1 मिनट। यहां से देखो क्या कह रहा है, एक स्थिर बल 10 किलोग्राम की वस्तु के द्रव्यमान की वस्तु पर 2 सेकंड की अवधि के लिए कार्य करता है। यदि वस्तु के वेग को 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 10 मीटर प्रति सेकंड कर देता है तो लागू बल का परिणाम ज्ञात करो। जब बल, तो 5 से 10 कर दिया, 2 गुना 5 से 10 कर दिया है। अब ये कह रहा अगले कितनी सेकंड में 5 से 10 कर दिया, 2 सेकंड में। तो यदि बल 5 सेकंड की अवधि के लिए लगाया जाए तो वस्तु का अंतिम वेग कितना हो जाएगा। ओके, ये तुम्हारा 2 सेकंड में इतना हो गया। यदि 5 सेकंड के लिए लगाया जाता तो वेग कितना हो जाता। तो 5, पहले वेग कितना था 5, तुमने ये पढ़ा है v बराबर u प्लस 80, v बराबर u प्लस 80 न्यूटन का गति का समीकरण है। तो u पहले कितना था 5, फिर त्वरण कितना निकला था यहाँ 5/2, और t कितने समय, अब 5 सेकंड और लेना है, 2 सेकंड नहीं 5। तो यहां से कितना होगा 5 प्लस 25/2 तो 12.5, 12.5 5 17.5, तो 17.5 हो जाएगा। तो 17.5 वाला कौन सा है, डी वाला ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन गलत। काय वी, अब प्रारंभिक वेग, अब शुरू से फिर तुम्हें लेना है तो शुरू वाला वेग कितना था 5, और फिर अब 5 सेकंड में कितना हो जाएगा, तो u बराबर 5 हो गया, t बराबर 5 हो गया। त्वरण तुम जान ही चुके हो, त्वरण क्या होता है वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, तो 5/2 हो गया, क्योंकि पहले वेग परिवर्तन 5 का हो चुका 2 सेकंड में, तो 5/2। तो v बराबर u प्लस 80, तो 5 प्लस 5/2 इंटू 5, तो 17.5 हो गया। अगला क्वेश्चन, स्प्रिंग बैलेंस एक उपकरण है जिसका उपयोग आमतौर पर किसी वस्तु पर कार्य करने वाले डॉट डॉट को मापने के लिए किया जाता है। स्प्रिंग बैलेंस एक उपकरण है, यानी कि तराजू है, स्प्रिंग तुला, जिसका उपयोग आमतौर पर किसी वस्तु पर कार्य करने वाले किसको मापने के लिए, तो किसी वस्तु पर कार्य करने वाले द्रव्यमान को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। किसी वस्तु पर कितना कार्य करने वाला, नहीं द्रव्यमान नहीं, भार को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। और भार क्या है, भार एक बल है, बल को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। स्प्रिंग तुला होती है, जैसे तुमने देखा होगा बोरी ओरी का वजन नापते हैं तो एक ऐसी वो होती है, स्प्रिंग नुमा होता है, उसको ऐसे लगा के उठा देते हैं, या ऐसे टांगा होता है हुक नुमा, उसमें बोरी को ऐसे लटका दिया, ठीक है। तभी लिखा होता है कुछ बोरों में हुक का प्रयोग ना करें जिससे कि बोरी फट जाती है। तो लोग जल्दी में तौलने के लिए कौन दंड तुला पे रखे तौले, या इलेक्ट्रॉनिक नहीं होती थी तब ऐसे ही होता था कि ऐसे वो स्प्रिंग तुला लगी उसी में ऐसे लटका दिया, वो स्प्रिंग तुला नीचे ऐसे खिसक गई, तो देख लिया कांटा कहाँ पे पहुंच गया, तो ही किलो का हो गया। तो स्प्रिंग बैलेंस एक उपकरण है जिसका उपयोग आमतौर पर किसी वस्तु पर कार्य करने वाले भार को मापा जाता। और भार क्या है, भार W बराबर mg, यानी कि द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो इसको बल कहोगे, तो भार एक बल है, तो बल का मापन किया जाता है। आगे, रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, तो रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। रॉकेट किसका संरक्षण बताता है, संवेग संरक्षण बताता है।
आगे, न्यूटन के प्रथम नियम को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम के नाम से जानते हैं। हमने बताया था न्यूटन का प्रथम नियम गैलीलियो का नियम या जड़त्व के नियम के नाम से जाना जाता है। तो ये इस टॉपिक के हमने 15 क्वेश्चंस आपको कराए। आपने आनंद लिया 15 क्वेश्चन का, बहुत अच्छा है। और इसी के साथ आज की साइंस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। आगे की जो क्लास होगी, इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम अगली क्लास में कराएंगे। यहाँ तक इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।